फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ हमारा पढ़ाया जा रहा है। बेटा पहला पेज हम पढ़ चुके थे, आज अगला पेज पढ़ते बेटा, पेज नंबर 62। एक बार फिर आपको बेटा रिमाइंड करा दूं, मैंने आपको बता चुका था प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ में, किस पाठ में? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के सादगीपूर्ण जीवन एवं उनके अनोखे व्यक्तित्व के बारे में बताया है। यानी यहाँ पर जो आप टाइटल देख रहे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, यानी उनके जो जूते पहने हुए हैं, जो चित्र हरिशंकर परसाई के सामने प्रेमचंद जी का मौजूद है, उपस्थित है, उसमें उनके जूते फटे हुए हैं। बिल्कुल वेशभूषा आर्थिक विपन्नता जैसी है। तो बेटा एक बार फिर आपको बता दूं, प्रेमचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार थे। अगर हम कहें 1918 से लेकर के 1936 तक के युग को प्रेमचंद के युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1918 से लेकर के 1936 तक प्रेमचंद जी ने अपना लेखन कार्य किया था। मैं आपको कल बता चुका था, लगभग 800 के आसपास 800 रचनाओं का एक ग्रंथ है उनका, जिसका नाम है मानसरोवर ग्रंथ, जिसमें उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, एकांकी, नाटक, उपन्यास, अनेकों रचनाएं हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते हैं आज पेज नंबर 62। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। यानी प्रेमचंद जी के उस चित्र को देखते हुए हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यात्मक रूप में कह रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये पाठ एक व्यंग्यात्मक है। यह जो रचना है, यह जो निबंध आपके पास है, क्या है? व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक नहीं, हंसी मजाक वाला है। इसमें उन लेखकों की जो जीवन शैली बताई गई है, जो बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीते थे, उनमें से एक नाम है प्रेमचंद जी। तो वो कह रहे हैं कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने हुए है और फिर भी हंस रहा है, चेहरे पर मुस्कान है। आगे कह रहे हैं फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो। हरिशंकर परसाई जी एक तरह से इमेजिनेशन कर रहे हैं, उनका मानसिक एक अनुमान है, क्या पता उनकी पत्नी का आग्रह रहा हो। किनकी पत्नी का? प्रेमचंद जी का। और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, तब उन्होंने ये कहा होगा चल भाई खींच लेते हैं फोटो। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है बेटा। रूपांतरित शब्द है ट्रेजेडी, इंग्लिश का वर्ड है वैसे। ट्रेजेडी मानी होता है दुखांत, दुखांत मानी दुख देने वाला। यहाँ पर प्रेमचंद की इस प्रकार की वेशभूषा को देखते हुए हरिशंकर परसाई जी को लग रहा है कि ये तो बड़े दुखांत वाली घटना है, दुख देने वाली घटना है मेरे लिए। मेरे सामने जो इतना बड़ा व्यक्तित्व सामने है और वो फटे जूते में मौजूद है। लिखा है यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश मानी दुख, पीड़ा, तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। हरिशंकर परसाई जी पाठ के लेखक जो हैं वो कह रहे हैं, मैं तुम्हारी इस प्रकार की फोटो देखते देखते तुम्हारे अंदर जो दुख है उसको महसूस करके, अपने अंदर महसूस करके मुझे रोने जैसा भाव हो रहा है। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी जो आंखों पे ये तीखा दर्द है, कष्ट तो है पर व्यंग्यात्मक है, मुझे एकदम से रोक देता है। माने जो आप चेहरे पे हंसी ला रहे हैं उसको देखकर मैं एकदम से रुक जाता हूँ। कौन कह रहे हैं? हरिशंकर परसाई जी। क्यों कह रहे हैं? प्रेमचंद जी की इस प्रकार की फोटो को देखते हुए जिसमें उनके जूते फटे हुए हैं। आगे ध्यान दें बेटा, तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते, ऐसा महसूस हो रहा है कि हरिशंकर परसाई जी मन ही मन उनसे सवाल पूछ रहे हैं। किनसे? प्रेमचंद की जो फोटो है उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते। तुम मनी प्रेमचंद के लिए कह रहे हैं कि शायद तुम्हें फोटो की इंपॉर्टेंस पता नहीं है। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से बर दिखाई करते हैं। अब मैंने कहा व्यंग्यात्मक है, हंसी मजाक वाला है। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है भाई लोग तो जो है अगर वर दिखाई मानी शादी की बात हो रही है, अगर दूल्हे को बारात में जाना है, जब बारात जा रही है और दूल्हे के पास कोट नहीं है तो कोट भी लोग मांग के लाते हैं, वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। मोटर गाड़ी से मतलब है, अगर उस व्यक्ति के पास गाड़ी ना हो, बड़ी गाड़ी ना हो, 4 व्हीलर गाड़ी ना हो, जिसकी बारात जा रही है, जिसकी शादी हो रही है,
तो प्रेमचंद जी, लोग तो मांग करके गाड़ी मांग लेते हैं और तो बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। व्यंग्यात्मक है। प्रेमचंद जी, आपको देख तो ऐसा लग रहा है लोग तो आजकल बीबी तक मांग लेते हैं फोटो खिंचाने के लिए। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। शायद तुमसे जूते नहीं मांगे गए किसी से। तुम फोटो का महत्व तो नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। खुशबूदार जो होता है, जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, अपने ऊपर सेंट वगैरह डालते जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं सेंट डालते हैं ताकि खुशबू आ जाए हम पे। तो वही बात हरिशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि लोग तो इत्र चुपड़ कर, मैंने इत्र डालकर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, मैंने सुगंध आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। प्रेमचंद जी, लोग तो आजकल यहाँ तक करते हैं, जब फोटो खिंचाते हैं चाहे गंदे से गंदी फोटो कपड़े पहने हुए हों, अपने ऊपर इत्र डाल दिया ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। बेटा ये व्यंग्यात्मक है, उपहास वाला है, हंसी मजाक की बात है। अब लिखा है टोपी 8 आने में मिल जाती है। ये तब की बात है बेटा, 8 आने। जब हमें अतीत में जाना होगा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 25 पैसे, तो ये एक उस समय की बात की गई है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है। और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है कि प्रेमचंद जी उस जमाने में 5 रुपए से कम में तो जो है जूते भी नहीं मिलते होंगे, और टोपी 8 आने में मिल जाती होगी। और जूता की कीमत ज़्यादा रही है, टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर बोलते हैं, समर्पित होने के लिए बोलते हैं। वैसे मतलब कि लिखा है इन्होंने कि अब एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं, यानी 25 टोपियों के समान एक जूते की कीमत है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य से मतलब क्या है कि उनकी जो कीमत है अनुपात के हिसाब से उसमें अंतर होना, उसका जो रेट है, किसका, जूतों का रेट और टोपी का रेट, उनके बीच में जो अंतर है उसको बोला गया आनुपातिक मूल्य। मानी उनके रेशियो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से उनकी मूल्य तय होना, निश्चित होना। तो कह रहे हैं कि तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। मुझे इतनी हैरानी पहले कभी नहीं हुई, इतना कष्ट महसूस कभी नहीं हुआ पहले, जितनी आज चुभ रही है जब मैं आपका ये फोटो देख रहा हूँ, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, जब तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तुम महान कथाकार, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1918 से लेकर के 1936 तक के युग को, मतलब टाइम पीरियड को, जिसे हम साहित्य की भाषा में एजेस बोलते हैं, एजेस अंग्रेजी में बोलते हैं एजेस, हिंदी में बोलते हैं कालखंड बोलते हैं उसको। 1918 से लेकर के 1936 तक के युग को प्रेमचंद के युग के नाम से जाना जाता है बेटा। यानी उस टाइम पीरियड में प्रेमचंद जी ने ही अपने लेखन कार्य किया था, कहानियां, एकांकी, नाटक, उपन्यास अनेकों। तो कह रहे हैं तुम महान कथाकार, तुम तो महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट, सम्राट में वैसे राजा के लिए बोलते हैं, तुम तो उपन्यासों के सम्राट हो। तुमने इतने ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं, इतने ज़्यादा नोवेल लिखे हैं हिंदी के, तुम्हें उपन्यासों का सम्राट माना जाता है। युग प्रवर्तक मन युग का निर्माण करने वाले, युग प्रवर्तक मन युग का निर्माण करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आगे क्वेश्चन आंसर में आएगी ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्वेश्चन आंसर में भी आगे आएगा आपके पास। युग प्रवर्तक माने युग का निर्माण करने वाले। तुम्हें न जाने कितनी उपाधियां मिली हुई हैं, तुम महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, उपन्यासों के राजा हो, युग का निर्माण करने वाले हो, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य यह है, तुम्हें न जाने कितनी उपाधियां दी गई हैं, तुम फोटो में जो है तुम्हारा जूता फटा हुआ है। इसको देखकर मुझे बड़ी पीड़ा महसूस हो रही है। अब आगे कह रहे हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब अपनी ओर देख रहे हैं, लेखक स्वयं की ओर भी देख रहे हैं, मेरी स्थिति क्या है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंतर क्या है, मेरे जूते का तला फटा हुआ है और तुम्हारा सामने से फटा हुआ है, जहाँ उंगली आ रखी है बाहर। अंगुली जमीन से घिसता है, अंगूठा जमीन से घिसता है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। लहूलुहान से मतलब क्या है बेटा, रक्त रंजित हो जाना, ब्लड निकल जाना, खून से लथपथ हो जाना, तो बोलते लहूलुहान बोलते हैं उसको, खून से लथपथ हो जाना। मेरी भी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरा भी जूता फटा हुआ है, पर मेरा नीचे तलवा फटा हुआ है। तुम्हारी तरह स्थिति मेरी नहीं है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी।
अपनी तुलना प्रेमचंद जी से कर रहे हैं कि मेरा भी जूता फटा हुआ है, पर वो जो कह रहे हैं कि मेरा पूरा जूते का तला गिर जाएगा, पंजा छिल जाएगा, मगर मेरे पैर की अंगुली बाहर नहीं दिखेगी जैसे तुम्हारी दिख रही है। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। अपने में और उनमें के जूते में अंतर बता रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अंडरलाइन करते हैं प्यारे बच्चों कि ये प्रेमचंद जी के बारे में कह रहे हैं कि तुम पर्दे का पर्दे, जब उन्होंने पहले कहा था कि अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होती तो आप अपनी धोती नीचे खींचते और जूतों को ढका देते, लेकिन मैं पर्दे पर कुर्बान होता हूँ। मेरा जूता भी फटा हुआ है लेकिन तलवे से मेरी अंगुली बाहर नहीं दिखाई दे रही है। तो इतना अंतर है तुम में और मुझ में। व्यंग्यात्मक है बेटा। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। ठाठ मानी आनंद, ठाठ मानी आनंद, खुशी पूर्वक कि प्रेमचंद जी तुम जी फटा जूता पहने हुए, बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, मैं तो ऐसा कभी नहीं पहन सकता हूँ। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। मैं तो तुम्हारी तरह ऐसे फटा हुआ जूता पहन करके फोटो नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई मेरे जीवन के बारे में, जीवन में लाइफ स्केच, जीवन के बारे में, साहित्यकारों की होती है ना जीवनी कि कब जन्म हुआ, कौन सी रचनाएं हैं, क्या क्या पुरस्कार मिले, जैसे हम आपको भेजते रहते हैं कि चाहे कोई मेरी जीवनी ऐसी छाप दे बिना फोटो के, लेकिन मैं ऐसी फटे हुए जूते पहन के फोटो नहीं खिंचाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। बेटा मुहावरा भी है, हौसला पस्त होना मानी जो समाप्त होना, उत्साह भंग होना। कह रहे प्रेमचंद जी तुम्हारी यह जो व्यंग्य मुस्कान है, आपके चेहरे पर जो ये भरी हुई मुस्कान है, हंसी है, व्यंग्यात्मक हंसी है, यह मुझे भी हरा देती है, परास्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह, क्वेश्चन मार्क है कि इस प्रकार की तुम्हारे चेहरे पर जो हंसी है इसका क्या अर्थ है, इसके क्या मायने हैं, कौन सी मुस्कान है ये, देखना सभी जगह क्वेश्चन मार्क है। अब बेटा आगे देखना, प्रेमचंद के उन कहानियों के बारे में संक्षिप्त बातें बोली गई हैं, उन कहानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया, उन कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कान है, तुम्हारे जूते फटे हुए होते हुए भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। अब देखना आगे, ध्यान दें बेटा, क्या होरी का गोदान हो गया, और क्वेश्चन मार्क है। बेटा गोदान प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। यहाँ पर उन्होंने उस कैरेक्टर का नाम बोला है होरी। गोदान नोवेल में होरी एक कैरेक्टर है, तो उन्होंने उसका जिक्र किया है। क्या तुम्हारी स्थिति ऐसी है जो गोदान उपन्यास में, जो आपके द्वारा लिखा गया गोदान उपन्यास है, उसमें जो कैरेक्टर होरी है, उसकी जो आर्थिक विपन्नता थी, वो आर्थिक रूप से कमजोर था, क्या तुम ऐसे ही थे? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, फिर क्वेश्चन मार्क है। पूस की रात भी बेटा प्रेमचंद की कहानी है जिसमें वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि नील गाय हल्कू का खेत, हल्कू एक कैरेक्टर है, नील गाय गायों के लिए बोला गया है कि क्या तुम्हारी स्थिति वैसी थी जैसे तुम्हारे द्वारा लिखी गई पूस की रात कहानी में उस कैरेक्टर जो किसान है हल्कू, उसका खेत पशुओं ने नष्ट कर दिया था। क्या तुम्हारी कोई ऐसी स्थिति थी? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ गया? क्या तुम्हारे द्वारा लिखी गई जो सुजान भगत कहानी है उसके जैसी हो जाती है, उसका लड़का ही मर जाता है? किसके इलाज के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में? क्या तुम्हारी ऐसी कोई मजबूरी थी? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। एक और कहानी का उन्होंने जिक्र किया है, कफन कहानी है। उसका कफन कहानी में क्या दर्शाया गया है कि जो कहानी का कैरेक्टर है माधो, वो बहुत ही एक तरह से शराबी है, बहुत शराब पीता है। और क्या लिखा है? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। उस कहानी में बेटा क्या होता है, कफन कहानी में वो जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वह उसकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके पास इतना पैसा नहीं है उसके कफन की भी व्यवस्था कर पाए, और लोग उसको चंदा देते हैं लेकिन वो उस चंदे के पैसे की भी शराब पी लेते हैं। तो क्या तुम्हारी ऐसी स्थिति थी कुछ किया कि तुम्हारी ऐसी मजबूरी है कि तुम फटे हुए जूतों में फोटो खिंचा रहे? ये थोड़ा थोड़ा परिचय दिया है उन्होंने प्रेमचंद की उन कहानियों के बारे में, उन उपन्यास के बारे में, जिन कहानियों में, जिन उपन्यासों में उन कैरेक्टर्स की ऐसी ऐसी मजबूरियां थी, किसी की आर्थिक मजबूरी थी, किसी गलत आदतें थी, ऐसा हमें यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। मैं तुम्हारा जूता
फिर देखता हूँ कि प्रेमचंद जी मैं आपका जूता फिर से देख रहा हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, और क्वेश्चन मार के बेटा कि तुम तो जनता के लेखक हो। मानी प्रेमचंद जी आप तो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, जनता की हक के लिए लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? फिर क्वेश्चन मार्क है, क्या तुमने बहुत चक्कर काटे कहीं के, किसी मैदान के, किसी क्षेत्र के, जो तुम्हारा जूता फट गया? अब एक और उदाहरण देंगे वो, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? क्या तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे जूते फटे हुए हैं? आप डायग्राम भी बेटा देख रहे होंगे कि किस बनिए बोलते हैं व्यापारी, तगादे बोलते हैं आभूषण इत्यादि के लिए बोलते हैं। क्या तुमने किसी व्यापारी के आभूषण देने से बचने के लिए लंबा चक्कर काटा? आप इसको ऐसा समझें जैसे कि मान लो हमारे स्कूल के सामने गेट पे किसी की दुकान है और उसका कुछ सामान, कुछ पैसे देने थे, और आप उस गेट के बजाय, न जाने के बजाय घूम करके आते हैं, बाहर पार का चक्कर लगा के आते हैं। ऐसा मतलब है लेखक के कहने का। क्या तुमने किसी व्यापारी का पैसा इत्यादि, आभूषण इत्यादि देने से बचने के लिए लंबा चक्कर काटा ताकि वो तुमको देख न सके, उससे तुम बच जाएं? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। वो कह रहे हैं चक्कर काटने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। एक और एग्जाम्पल हिंदी के कवि के बारे में वो कह रहे हैं, अष्टछाप के कवि हैं कुम्मन दास जी। अष्टछाप के कवियों में इनका नाम है। वो कह रहे हैं कुम्मन दास जी का भी जूता फट गया। अंदाज लगाएं कितना अध्ययन किया होगा हरिशंकर प्रसाद जी ने इस व्यंग्यात्मक रचना को लिखने के लिए। अब वो कुम्मन दास का उदाहरण लाए हैं। फतेहपुर सीकरी बहुत फेमस जगह है जहाँ पर लोग क्या चादर चढ़ाते हैं। आपने अखबार में सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, लिखा है कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, मानी कुम्मन दास फतेहपुर सीकरी का चक्कर लगाते लगा उनके जूते जब फट गया तो उन्हें हैरानी हुई, पछतावा हुआ। और क्या कहा उन्होंने, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। पनैया में नहीं होते बेटा, जो देसी जूतियाँ होती हैं, देसी जूतियाँ। कह रहे हैं उन्होंने तो क्या बोला, आवत बोलते हैं आने के लिए, जात में जाने के लिए, कि मैं फतेहपुर सीकरी आते जाते मेरे जूते घिस गए, देसी जूतियाँ घिस गई, और मैं हरि बोलते हैं ईश्वर के लिए, मैं ईश्वर का नाम भी लेना भूल गया। मैंने इतना व्यस्त रहा उस चक्कर को लगाने में, ईश्वर का नाम भूल गया। उन्हें पछतावा हुआ। किन्हें? कुम्मन दास को, जिनकी चर्चा यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद कर रहे हैं। और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करवो परे सलाम। और तब उन्होंने कहा था, ध्यान से सुने बेटा, जिनके देखे, जिनके दुख को देख करके मन में दुख की भावना उपजत में पैदा होती है। तब उन्होंने क्या कहा था कि जिनके दुख को देखते हुए हमारे मन में दुख का भाव उपजता है, प्रकट होता है, तिनको करवो, उनके कर्मों को हम सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। तब उन्होंने ऐसा कहा था। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? बार बार उनके मन में वही सवाल आ रहा है। उनकी इस प्रकार की वेशभूषा को देखते हुए वो सवाल कर रहे हैं कि आपका जूता घिस सकता था, फट कैसे गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़, सख्त में नहीं कठोर, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे। अब अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि तुमने किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारी होगी। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। जो परत दर परत में लेयर के माध्यम से, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे लगा, सदियों से जमी हुई कोई लेयर थी, मिट्टी की लेयर हो सकती है, उस पर तुमने ठोकर मारी, तुम्हारा जूता फट गया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। टीला बोलते बेटा, जो आपने देखा होगा बीच में, नदियों के बीच में मिट्टी का एक तरह से ढेर, वो कठोर हो जाता है, उसको भी टीला बोलते हैं, कठोर हो जाता, पत्थर की तरह हो जाता है। एक आपने पार्कों में देखा हो, मैं आपको पहले बता चुका था, पार्कों में होता है चबूतरा टाइप का मिट्टी का ऊपर उठा हुआ, उसको टीला बोलते हैं। उस पर जब पानी पड़ता है वो कठोर हो जाता है, इतना कठोर कि पत्थर जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है क्या तुमने उस पर अपना जूता आजमाया? उस पर जूता आजमाया मानी टकराया, जो तुम्हारा जूता फट गया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं।
मैंने जो बात अभी आपको बताई है, तुम उस टीले से बच करके उसके साइड से निकल सकते थे, तुम्हें उसे समझौता करना चाहिए था। करें सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, मानी सभी नदियाँ पहाड़ों को चीरती थोड़ी नहीं है। जब नदियों का वेग बढ़ता है तो कोई साइड से निकल जाती है नदी, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। मानी जो बीच में टीला आता है नदी के बीच में, तो क्या क्या कुछ कुछ नदियाँ मतलब ऐसी होती हैं जो रास्ता बदल देती हैं। एक अनुमानिक अपनी मन की भावनाएं बता रहे हैं प्रेमचंद की फोटो को देखते हुए हरिशंकर परसाई जी। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूब रही? क्या तुम्हारी वही बात फिर रिपीट किया है? क्या तुम्हारी भी उस गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी की तरह तुम्हारी कोई कमजोरी थी? वही नेम धर्म, नेम धर्म नियम और धर्म को मानने वाली कमजोरी जो उस होरी की थी। नियमों और धर्मों के बारे में जो कमजोरी थी, क्या तुम्हारी कोई वैसी कमजोरी थी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, जंजीर में बंधन। उस गोदान उपन्यास के कैरेक्टर जो हम बात करें होरी के, उसका जो नियम और धर्म को मानना उसकी जंजीर थी, बंधन था। मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी मुक्ति है, मुक्ति मानी आज़ादी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इस प्रकार की व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि जो नियम और धर्म को मानना है ये तुम्हारा बंधन नहीं है, ये तुम्हारी आज़ादी है। तुम मुक्त रहना चाहते हो, आज़ाद रहना चाहते हो। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित, घृणित बोलते हैं घृणा करने योग्य, नफरत करने योग्य, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। क्वेश्चन मार्क है। प्रेमचंद जी, आपको देखकर मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है आप जिससे नफरत करते हो उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर यह है, अब आप साहित्यिक दुनिया में फिर लौटे हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है प्रेमचंद जी ये कहानी कब, ये बातें कब की हैं? गुलाम भारत की हैं। अब प्रेमचंद जी ने साहित्य लिखा है वो अंग्रेज के खिलाफ भी लिखा है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि तुम शायद जो परतंत्र भारत हमारा गुलाम भारत है, तुम अंग्रेजों से नफरत करते हो और तुम उनके लिए अंगुली से नहीं पैर की अंगुली से इशारा करो, ऐसा उनके कहने का तात्पर्य है। बेटो तुम क्या इसकी तरफ उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है तुम्हारा यह इशारा उन अंग्रेजों की ओर है जो हमें गुलामी में जकड़े हुए हैं। अब देखिए अब कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, ऐसा अनुमान हरिशंकर परसाई जी लगा रहे हैं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर मैंने होता है बड़े बचाकर, बरकाकर मैंने बचाकर, बाजू मैंने बगल, बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने बोलते हैं, ढकने के लिए, छिपाने के लिए, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? आखिर तुम आगे कैसे चलोगे? ये तो मेरी बात समझ में आ गई है। तुम्हारा ये इशारा अंग्रेजों की ओर है, उन क्रूर अंग्रेजों की ओर है, उन क्रूर शासकों की ओर है जिन्होंने भारत को गुलामी में बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, मैं तुम्हारे इस बात को समझता हूँ, तुम्हारे फटे हुए जूते की बात भी समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। और यहीं पर पाठ का समापन हो रहा है बेटा, इस व्यंग्यात्मक रचना का समापन हो रहा है। अर्थात हरिशंकर परसाई के कहने का तात्पर्य है, अब मुझे समझ में आया है कि प्रेमचंद जी आपका जो इशारा है ये खुले अर्थों में अंग्रेजों की ओर है, अंग्रेजी साम्राज्य की ओर, उस कठोर साम्राज्य की ओर है जो भारत को गुलामी में रखना चाहता है। तुम्हारा इशारा उस ओर है। अब मेरी समझ में बात आ गई है, ऐसा हरिशंकर परसाई जी के कहने का तात्पर्य। तो ये थी बेटे एक व्यंग्यात्मक रचना, काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। व्यंग्यात्मक जरूर थी पर एक अच्छी प्रेरक कहानी थी ये। तो बेटा कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।